हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जीआईबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिटर्न इनवर्ड्स बुक रिकॉर्ड्स ए सेल्स रिटर्न, बी परचेज रिटर्न, सी एसेट सोल्ड, डी गुड्स परचेज्ड। क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न इनवर्ड्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एसेट सोल्ड या फिर गुड्स परचेज। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स बुक में सेल्स रिटर्न हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और रिटर्न आउटवर्ड्स में हम लोग परचेज रिटर्न को लिखते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए। एक तरफ लिख लीजिए सेल्स रिटर्न और एक तरफ लिख लीजिए, इसमें हमेशा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, परचेज रिटर्न। देखिए, सेल्स रिटर्न, मान लीजिए ये आपका दुकान है, ठीक है। इसमें आप बेचते हैं पेन। आपने पेन बेचा तो पेन आपके दुकान से बाहर गया। क्लियर, देखिए एरो बाहर की तरफ है। लेकिन जब वो कस्टमर जिसने आपसे ये पेन खरीदा है इस पेन को वापस करेगा, रिटर्न करेगा, तो ये पेन किसके पास आएगा? दुकान के पास, यानी दुकान की तरफ आएगा। रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर। तो रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का केस देखिए, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आपने ये पेन खरीदा था। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा, ये पेन आपके घर से बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप खरीद के लाए होंगे तो ये घर के अंदर आया होगा पेन। अब जब आप वापस करना चाह रहे हैं तो ये पेन आपके घर से बाहर की तरफ जाएगा। इट मीन्स परचेज रिटर्न के केस में आउटवर्ड रहेगा और सेल्स रिटर्न के केस में इनवर्ड रहेगा। उम्मीद है आप लॉजिक समझ पाए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ए बैलेंस शीट, बी लेजर, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आपको यहाँ पर ए बी सी डी स्मॉल में जो दिया है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। लेजर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पार्ट होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी पार्ट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया रहे तो वो भी आप पार्ट में मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी एंड डी, ठीक है। लेजर नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नल एंट्री से है और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसके लिए करेक्ट जर्नल एंट्री आपको बताना है। सबसे पहले रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा कौन सा अकाउंट होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है। तो ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और इसका सिंपल मतलब ये होता है कि रेंट आपका बकाया हो चुका है, ड्यू हो चुका है, लेकिन आपने उसको दिया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से लाइबिलिटी है। सिर्फ रेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट यहां पर सीख लीजिए। सिर्फ रेंट दिया रहता या सैलरी दिया रहता तो ये हो जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। लेकिन हमारा जब रेंट आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा, पे करना था हमने किया नहीं। और ये हमारा रेंट पेड अगर रहे तो ये एक्सपेंस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड रहे तो इनकम हो जाएगा। दोनों ही केस में नॉमिनल अकाउंट रहेगा। क्लियर। देखिए, एग्जाम में जब भी आपको जर्नल एंट्री का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको ये देखना है कि हमारा कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये पहले आप निकाल लीजिए। तो यहां पर हमारा रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा होगा रेंट आउटस्टैंडिंग। कैश या बैंक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पेमेंट तो अभी हुआ ही नहीं है, तभी तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा रह गया लायबिलिटी। दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल होता है, अभी आपको बताया गया। और ये आ जाएगा पर्सनल में, कौन सा पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर। अब आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स याद रहने चाहिए। नॉमिनल के केस में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और पर्सनल के केस में देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है तो ये पर्सनल ही होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इसको बोलते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, रेंट आउटस्टैंडिंग आपका लाइबिलिटी है। पॉइंट समझिए, लाइबिलिटी है।
लाइबिलिटी को आप क्रिएट कर रहे हैं। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब भी आप लाइबिलिटी बढ़ाएंगे, लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे तो आपको क्रेडिट करना होगा, लाइबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो आपको डेबिट करना होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स कि आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो वो हमारा क्रेडिट होगा। इसके हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री बना लेते हैं इसका। रेंट अकाउंट डेबिट, इसी के जगह अगर सैलरी रहता तो सैलरी लिख देते हैं, टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देखिए रेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, ठीक है, एक्सपेंस था नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से। और रेंट आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया गया है, लाइबिलिटी नया क्रिएट किया गया है। रेंट अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, ठीक है, और रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बीआरएस से है, ठीक है। तो बीआरएस में जब भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिले तो आपको ऑलरेडी बताया गया है, आपको वहां पर लिखना है एक तरफ प्लस आइटम और एक तरफ माइनस आइटम, ये जरूरी है। क्लियर? अब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और इसमें पुट करते जाएंगे। पहला देखिए क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5000। तो यहां पर लिख लीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक 5000 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, अनफेवरेबल, डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको मानेंगे फेवरेबल। और कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इट मीन्स ये हमारा प्लस आइटम है। 5000 को आप प्लस साइड में लिख दीजिए। अब याद कीजिए बीआरएस के कॉन्सेप्ट को जो आपको बताया गया था, जब भी क्वेश्चन में कैश बुक से स्टार्ट किया जाए तो आपको सोचना किसको है? आपको सोचना है पासबुक को। आपको पासबुक को ध्यान में रख करके आगे के ट्रांजेक्शन्स को ट्रीट करना है। पासबुक में अगर बैलेंस बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर प्लस आइटम मानेंगे, पासबुक में अगर बैलेंस घट रहा होगा तो यहाँ पर माइनस आइटम मानेंगे। क्लियर? चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹200। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में 200 रुपए। तो इससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा बढ़ा होगा। पहले ही आपको बता दिया गया है, जब आप स्टार्ट करेंगे कैश बुक से तो सोचेंगे पासबुक को, इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन से हमारे पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा, इसलिए हम लोग इसको प्लस आइटम मानेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। प्लस आइटम है, 200 लिखेंगे यहां पर। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, अ चेक इशूड फॉर ₹500 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ, एक चेक आपके द्वारा इशू किया गया था, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक चेक काट के दिया 500 रुपए का, लेकिन आपके दोस्त ने अभी तक उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है पेमेंट के लिए। इट मीन्स बैंक में यानी आपके पासबुक में बैलेंस बढ़ा होगा, लेकिन आपने जैसे चेक काट के दिया, आपको तो पता है कि आपने चेक दे दिया, दोस्त किसी दिन भी प्रेजेंट कर सकता है, तो आपने क्या किया, कैश बुक से इसको घटा लिया, लेकिन अभी तक सिंस बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा प्लस आइटम है। तो यहां लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने का था? 500 प्लस आइटम। अगला देखिए, बैंक डिड नॉट क्रेडिट अ चेक सेंड फॉर कलेक्शन वर्थ ₹300। आपने एक चेक, हो सकता है आपके किसी पार्टी, आपके किसी फ्रेंड ने दिया हो, आपको एक चेक काट के 300 रुपए का, आपने उसको बैंक में भेजा, लेकिन बैंक ने अभी क्लियर नहीं किया, मे बी साइन मिसमैच हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अभी क्या होगा, आपने जैसे चेक क्रेडिट करने के लिए बैंक में भेजा, आपने अपने कैशबुक में बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने अभी उसका क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं दिया है, उस चेक को पास नहीं किया है। इट मीन्स कि आपके बैंक में, आपके पासबुक में अभी बैलेंस नहीं बढ़ा होगा। क्योंकि हम लोगों ने कैशबुक से स्टार्ट किया है, सोच रहे हैं पासबुक को, पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा है, इसलिए हमारा ये माइनस आइटम होगा, चेक नॉट कलेक्टेड। ये माइनस आइटम हो गया हमारा 300 रुपए। अगला क्या है, बैंक पेड ₹600 टू LIC एज पर SI ऑफ कस्टमर। कस्टमर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था 600 रुपए का LIC प्रीमियम पे करने के लिए, तो बैंक ने पे कर दिया। बैंक ने जैसे 600 रुपए पे किया, आपके पासबुक से बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैशबुक में भी आपका कोई इसका एंट्री नहीं है। सोच आप पासबुक को ही रहे हैं, बैलेंस यहाँ पर कम है, इसलिए हमारा ये कौन सा आइटम हो जाएगा, माइनस आइटम हो जाएगा 600। और क्या लिखेंगे, LIC पेड बाई बैंक। जितने भी ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में दिए गए थे, आपने सबको कहीं ना कहीं ट्रीट कर लिया। अब हम लोग दोनों साइड का टोटल करते हैं।
यहाँ देखिए कितना होगा 5700 और यहाँ कितना होगा 900। अब आपको देखना है कि दोनों में कौन सा साइड ज़्यादा है, प्लस या माइनस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्लस साइड ज़्यादा है, इट मीन्स जो आपका आंसर आएगा वो फेवरेबल आएगा। स्टार्ट किया आपने कैशबुक से, आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, पासबुक आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ये तो फिक्स है, क्योंकि कैशबुक से स्टार्ट किए तो पासबुक आएगा। उसके बाद डेबिट बैलेंस आएगा कि क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो देखिए प्लस साइड ज्यादा है, इट मीन्स फेवरेबल साइड ज्यादा है। पासबुक का फेवरेबल कौन सा होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ये भी आपको पता चल गया कितना होगा, 5700 माइनस करेंगे 900, तो ये आपका हो जाएगा 4800। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 4800 बी। आप समझ गए कैसे निकालना है। बहुत बार क्या होता है, बैलेंस एज पर पासबुक आपको मिल जाता है 4800 एग्जाम में भी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट लिखें या क्रेडिट लिखें। तो इसको कैसे ढूंढना है आपको बता दिया गया। प्लस साइड ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे फेवरेबल मान के, माइनस साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा तो उसको ट्रीट करेंगे अनफेवरेबल मान के। यहाँ पर प्लस साइड ज्यादा है, फेवरेबल मानना है, और पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट बैलेंस शीट इक्वेशन इज, आपको बताना है करेक्ट बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट अपने माइंड में बस ड्रॉ करके रखिए, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस साइड हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, और इस साइड हमारा लाइबिलिटीज होता है। क्लियर, लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, कैपिटल भी आता है, और यहां पर बोल सकते हैं अदर लाइबिलिटीज, यानी बाकी सारे लाइबिलिटीज यहां पर आते हैं। तो आप देखिए एसेट साइड का जो टोटल होगा, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए है, ये हमेशा लाइबिलिटी साइड के टोटल के बराबर होता है। तो एसेट साइड किसके बराबर हो जा रहा है, देखिए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, इक्वेशन हमेशा याद रहेगा आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखिए कहां दिया हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये करेक्ट आंसर ए में दिया हुआ है। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, यहाँ पे कैपिटल माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। देखिए एक्सपेंडिचर में आपको ऑलरेडी बताया गया है, रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है, डेफर्ड रेवेन्यू होता है, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स हैं। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर ने पूछा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा इसमें फीचर नहीं है। पहला है रेकरिंग नेचर। तो देखिए जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो रेकरिंग नेचर के होंगे ही। मान लीजिए आपको रेंट पे करना है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर महीने आप पे करेंगे, इट मींस रेवेन्यू नेचर इसका होगा ही। बेनिफिट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, हाँ बेनिफिट जो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है। शोन इन बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्या, नहीं, इसको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, तो ये नहीं होगा हमारा। अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल, जो अमाउंट होगा वो स्मॉल अमाउंट होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, तो करेक्ट आंसर इज सी, शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कभी नहीं आता है आपका रेंट सैलरी, ये सब कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर डेबिट साइड में आता है, टू रेंट टू सैलरी। क्लियर, हाँ ये रेंट आउटस्टैंडिंग लिख दे तो हमारा फिर ये बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रियल अकाउंट। इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कैपिटल ए बी सी डी, इसमें आपको देखना है रियल अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बैंक ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, कैरेज आपका ये नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेडमार्क्स ये आपका रियल अकाउंट है। क्लियर, तो इसमें देखिए वनली डी कौन सा है, हाँ वनली डी यहाँ दिया हुआ है सी में, तो इसको हम लोग टिक करेंगे। बैंक, पर्सनल, और अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दे कि बैंक कौन सा अकाउंट है और वहां एक ऑप्शन में पर्सनल रहे और दूसरे ऑप्शन में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रहे, तो हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल को टिक करेंगे, ना कि पर्सनल को टिक करेंगे। देखिए पर्सनल का सब पार्ट्स होता है, क्लियर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक जो हमारा है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सनल पे टिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया वनली डी, ट्रेडमार्क्स। क्लियर, तो याद रखिएगा जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, क्लियर, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दिया रहे, प्लांट एंड मशीनरी, कार, गुडविल, पेटेंट्स,
ये सब आपके रियल अकाउंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? मशीन रिपेयर एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ ए मशीनरी, सैलरी पेड, वेजेज आउटस्टैंडिंग। आपको देखना है इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, मशीन रिपेयर एक्सपेंसेस। तो देखिए मशीन का जो रिपेयर का एक्सपेंस होता है वो रेवेन्यू नेचर का होगा, ये कैपिटल नहीं होगा। अगला है इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ ए मशीनरी। जब भी हम लोग कोई नया मशीनरी खरीद कर लाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये सब हमारा उस मशीनरी का ही कॉस्ट माना जाता है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सैलरी पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला है वेजेज आउटस्टैंडिंग, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। क्लियर, वेजेज जो आप पे करते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका वेजेज आउटस्टैंडिंग रहा, आपका ड्यू हो गया है, आपने अभी पे नहीं किया है, तो नेचर क्या रहेगा वेजेज का, वो रेवेन्यू ही रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीनरी यानी ओनली बी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगला क्वेश्चन है, ये भी जर्नल एंट्री से है। व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन कैश? तो आपको पहले ही बताया गया है, जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मिले आप देखिए कौन कौन सा अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब आपको रेंट रिसीव होता है कैश में, तो सबसे पहला अकाउंट इन्वॉल्व होता है कैश अकाउंट और दूसरा रेंट अकाउंट। क्लियर, कैश जो है ये हमारा रियल अकाउंट है और रेंट अपना नॉमिनल अकाउंट है। जब आप अकाउंट पहचान जाएंगे तो आपको अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल लगाना है। रियल का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंगली नॉमिनल का बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए रेंट रिसीव्ड इन कैश, तो ये आपका इनकम होगा। क्लियर, तो जब इनकम होगा, है ये नॉमिनल ही, लेकिन नॉमिनल में भी ये इनकम है, तो इनकम में हम क्रेडिट करेंगे, इट मीन्स हमें मिल गया रेंट, क्रेडिट में रेंट आएगा। उसके बाद कैश क्या था? कैश रियल में अपना पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए जब आप पहचानना सीख लेंगे तो कितना इजी है जर्नल एंट्री बनाना। ऑप्शन में देखिए कैश अकाउंट डेबिट कहाँ है? डेबिट कैश और क्रेडिट रेंट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिप्रिसिएशन चैप्टर से है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कार वाज परचेज फॉर ₹8 lakhs, इट्स स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 lakh आफ्टर 5 years ऑफ यूज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। काफी इजी क्वेश्चन है, एसएलएम पर है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिया है, देखिए कॉस्ट ऑफ द एसेट दिया है 8 lakhs, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 1 lakhs और टाइम यूजफुल लाइफ कितना रहेगा इसका? 5 years। तो आप इसका डिप्रिसिएशन कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद कीजिए जो आपको बताया गया था। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रहे माइनस कर लीजिएगा स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ एन। यहाँ पर हम लोग यूजफुल लाइफ एन मान लेते हैं। इसमें पुट कीजिए जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है, 8 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 lakh और यूजफुल लाइफ कितना है? 5 years। तो ये आ जाएगा 7 lakh डिवाइडेड बाई 5। तो करेक्ट आंसर आपको इसका मिल जाएगा ₹1,40,000, 1,40,000। ऑप्शन ए या आप टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए और एएफबी में कोई भी डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 6204547475 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।